गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? अच्छे होंगे। चलिए क्लास 9th के फिजिक्स सब्जेक्ट को ही और आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका पिछले क्लास में एक्सरसाइज 2 खत्म हो गया था, जिसका फेयर मैं करवा चुका था। तो आज जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आपका न्यू चैप्टर है एक्सरसाइज 3, जिसका नाम है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। तो इसके बारे में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले मैं उन सभी बच्चों का नाम लूँगा जिन्होंने अच्छे हैंडराइटिंग में अपना फेयर कॉपी बनाकर अपना पिक मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड किए थे। उनका नाम है राम कुमार, तनुप्रिया, विवेक कुमार, अर्जुन कुमार, स्नेहा कुमारी, किरण कुमारी, ग्रेसी आर्या, श्रेया कुमारी, विशाल कुमार, विवेक कुमार, मोहित कुमार, निखिल कुमार, अजहर कुमार और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अपना होमवर्क बनाकर भेजे हैं। तो चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपके चैप्टर का नाम है, याद रखेंगे, लेसन 3 न्यू चैप्टर है, बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। इस चैप्टर में हम बल क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं, किसी वस्तु पर बल लगाने पर उसमें क्या क्या परिवर्तन होगा, इफेक्ट क्या होगा उस वस्तु में, इन सभी का अध्ययन करेंगे। तथा साथ ही साथ गति के नियम, आपको पिछले वीडियो में न्यूटन के गति के समीकरण 3 समीकरण को प्रूफ भी करवाया था, तो उसी नियम को पढ़ेंगे। न्यूटन का प्रथम गति नियम, न्यूटन का द्वितीय गति नियम तथा न्यूटन के तृतीय गति नियम, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे तथा एनी टाइप ऑफ मोशन का भी चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आपका टॉपिक है बल। तो हम लोग जानेंगे कि सर बल क्या है। बल पर चर्चा करेंगे, जिसका इंग्लिश नाम होता है फोर्स, है ना। आप सभी बच्चे जानते होंगे जनरली बल कहने का तात्पर्य है कि सर किसी भी वस्तु को धक्का देना या खींचना वास्तव में बल कहलाता है ना। तो हम सभी कह सकते हैं, इसको थोड़ा अच्छे स्टेटमेंट बनाकर कहेंगे कि बल वह भौतिक कारक है। डेट मीन्स फोर्स जो है एक फिजिकल क्वांटिटी है जिसे किसी भी वस्तु पर लगाकर उसकी गति, दिशा, आकृति, संरचना, रूप इत्यादि में परिवर्तन लाते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं, बल कहलाता है ना। तो आप फोर्स के बारे में समझ गए, बल क्या है। तो लिखेंगे कि बल वह भौतिक कारक है, बल वह भौतिक कारक है जिसे मैंने बल की परिभाषा लिखा कि बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसके आकृति, चाल, दिशा, त्वरण, अवस्था इत्यादि में परिवर्तन लाता है या लाने की चेष्टा करता है, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, यह एक सदिश राशि है। हम सभी जानते हैं, आप सभी बच्चे को बता चुके हैं सदिश राशि किसे कहते हैं। सर वैसा भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाण दोनों मौजूद होता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और जिसमें सिर्फ
केवल परिमाण मौजूद होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। इसलिए चूंकि बल में परिमाण के साथ साथ दिशा भी मौजूद होते हैं, इसलिए मैंने लिखा है यह एक सदिश राशि है। चलिए लिखते हैं इसका एसआई मात्रक। आप सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 8 में भी पढ़ चुके होंगे बल के बारे में। तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन, इसका एसआई मात्रक न्यूटन, जिसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, या केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड होता है जी। क्योंकि बल को जब भी मेजर करते हैं, फोर्स को जब भी मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और कहीं कहीं आपको केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड भी लिखा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि एक न्यूटन लिखें या केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड लिखें, दोनों बात बराबर है। इसलिए मैंने लिखा कि इसका एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल को, फोर्स को कैपिटल एफ से भी डिनोट किया जाता है। इसका फॉर्मूला अगर लिखना चाहेंगे तो हम लिख सकते हैं एफ बराबर एम इंटू ए। चलिए आते हैं कि सर अगर हमें एसआई यूनिट याद न रहे तो क्या करेंगे। तो हम सभी बच्चे फिजिक्स के पहले चैप्टर में साइंस एंड मेजरमेंट, जो पहला चैप्टर आपका है, उसमें निकालने के लिए सीख चुके हैं। तो आइए, एफ किसको डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ से बल को सूचित करते हैं। एम क्या है, मास है। ए क्या है, त्वरण क्या है। मास को हम सभी किस में मेजर करते हैं, सर मास को केजी में मेजर करते हैं। त्वरण का एसआई यूनिट क्या होता है, इसके पिछले क्लास में भी सीखे हैं। इसका एसआई यूनिट होता है त्वरण का मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड। तो क्या लिखेंगे, मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड। तो देखिए कि केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, और यही जो है 1 केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड जो है 1 न्यूटन के बराबर होता है। और यही क्या है, बल का एसआई मात्रक है। यह जो न्यूटन जो एसआई मात्रक है, चूंकि बल का कॉन्सेप्ट, बल का सिद्धांत हमारे महान वैज्ञानिक सर आइजक न्यूटन साहब ने दिया था, इसलिए उनके सम्मान में इसका एसआई मात्रक रखा गया न्यूटन। जब भी इस पर फोर्स पर आधारित कोई भी अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो अगर लिख दे किसी वस्तु में 10 न्यूटन का बल लगाने पर, तो न्यूटन मतलब क्या है, बल है उस वस्तु पर, किसी वस्तु पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा हो। यह यूनिट देखकर हमें समझ जाना है कि क्या है। अगर किसी में अगर मान लीजिए लिखा हुआ है 5 सेकेंड, तो हम सभी इसका यूनिट देख के, मात्रक देखकर समझ जाते हैं कि अच्छा ये 5 सेकेंड मतलब क्या है, टाइम है। अगर कहीं मिल जाए आपको 10 न्यूटन, अच्छा न्यूटन है, इसका मतलब क्या है, फोर्स है। तो यह बात जो है आपको समझ में आना चाहिए। एसआई यूनिट देखकर, मात्रक देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि यह किसका मात्रक है, फोर्स का है या क्या है। मात्रक उसके राशि को बताता है। जैसे यह न्यूटन है, इसका बता न्यूटन क्या है, यह फोर्स का फोर्स है ना। तो इस तरह से फाइंड करते हैं। तो हम फाइनली कह सकते हैं बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उसकी आकृति, चाल, दिशा, संरचना, रूप, आकार इत्यादि में परिवर्तन लाते हैं या लाने की चेष्टा करते हैं, बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन या केजी मीटर प्रति स्क्वायर सेकेंड होता है। यहाँ तक लिख देंगे, आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। चलिए अब जानते हैं कि सर बल लगाकर
किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने कहा कि बल लगाकर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। चलिए, मेरा प्रश्न है कि सर बल लगाकर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन लाया जा सकता है। तो हम कहेंगे कि सर बल लगाकर किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन लाया जा सकता है। बल लगाकर किसी वस्तु की गति को रोक सकते हैं या उसे और तेज कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के आकृति को बदल सकते हैं। आकृति बदलने का तात्पर्य है जैसे गुब्बारे में हवा भरकर गुब्बारे का आकार को बदल दिए। अगर कोई किसी वस्तु पर बल लगाकर उस वस्तु की दिशा को बदला जा सकता है। दिशा कहने का इसे एक उदाहरण के तौर पर समझेंगे। अगर कोई फुटबॉल खिलाड़ी एक खिलाड़ी फुटबॉल को दूसरी तरफ मारता है तो उस तरह का खिलाड़ी उसे दूसरी तरफ मारता है। तो इस तरह से बल लगाकर उस फुटबॉल की गति को धीमी तथा तेज किया जा सकता है और साथ ही साथ उसके दिशा को भी बदला जा सकता है। बल लगाकर किसी वस्तु की चाल को घटा या बढ़ा सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम सभी देखें कि बल लगाने से किसी भी वस्तु में हम सभी निम्नलिखित प्रभाव देख सकते हैं, बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बल लगाकर हम किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि बल लगाकर हम किसी वस्तु में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे पहला नंबर लिखेंगे, बल लगाकर किसी वस्तु के आकार को बदल सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु के त्वरण में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की दिशा को बदल सकते हैं। बल लगाकर किसी वस्तु की चाल को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो हमने देखा कि बल लगाकर हम बहुत सारे किसी भी वस्तु में चेंजेस कर सकते हैं। तो उसके बाद आपका है कि जनरली अब बल को कैटेगराइज्ड किया गया है दो तरह से। मैंने देखा कि सर बल क्या है और बल लगाकर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। तो अब कहा गया कि सर बल जो है जनरली बल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, एक होता है संतुलित बल जिसका इंग्लिश नाम होता है बैलेंस्ड फोर्स, और एक दूसरा होता है असंतुलित बल जिसका इंग्लिश नाम होता है अनबैलेंस्ड फोर्स। अब जानेंगे कि सर संतुलित बल क्या होता है। तो संतुलित बल में हम कह सकते हैं कि सर किसी वस्तु में एक साथ कार्य कर रहे बलों का अगर परिणामी शून्य होता है तो वे बल संतुलित बल कहलाते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि अगर हम मान लीजिए हम कोई वस्तु है और हम अपने हाथों को इस तरह से फैलाकर खड़े हो जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स जो है 4 आदमी मेरे दाएं हाथ को खींचे और 4 आदमी मेरे बाएं हाथ को पकड़कर अगर दोनों अपनी अपनी दिशाओं में खींचता है और बराबर परिमाण का फोर्स लगा रहा है, तो डैट मीन्स हम अपने जगह पर स्थिर रहेंगे। डैट मीन्स उसका जो भी परिणामी बल शून्य है।
तो ऐसे बलों को संतुलित फोर्स कहते हैं। संतुलित फोर्स कहने का अर्थ हुआ कि अभी मैंने बताया, मान लीजिए कोई अगर ऑब्जेक्ट है, अगर इसे इस तरफ से 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है और इस तरफ भी कोई और दूसरा बंदा है 5 न्यूटन का फोर्स लगाकर खींचा जा रहा है, तो इसका परिणामी 0 होगा। तो ऐसे बलों को हम संतुलित बल कहते हैं। जस्ट इसका अपोजिट, वो संतुलित बल किसे कहेंगे? वो संतुलित बल कहेंगे कि किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे बलों का परिणामी 0 नहीं होता है, तो वैसे बलों को वो संतुलित बल कहा जाता है। जैसे मान लीजिए, सेम एग्जाम्पल, कोई एक वस्तु है, इस तरफ जो है कुछ आदमी दाहिने तरफ 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है उस डायरेक्शन में, और इधर जो है मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इस दिशा में। तो ये जिधर अधिक बल लग रहा है यह वस्तु उस तरफ जो है खींचा जाएगा। तो कहने का मतलब है इसके द्वारा लगाया गया बल तथा इनके द्वारा लगाया गया बल दोनों क्या होगा? इक्वल नहीं होगा, 0 नहीं होगा। इसलिए ऐसे बलों को वो संतुलित बल कहते हैं। तो इसका परिभाषा लिखेंगे, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि सर व्हाट इज बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो हम कहेंगे बैलेंस फोर्स में, संतुलित बल में, कि सर किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे परिणामी बलों का मान अगर 0 होता है तो वे संतुलित बल कहलाते हैं। अगर जस्ट इसका अपोजिट, अगर किसी वस्तु पर एक साथ कार्य कर रहे परिणामी बलों का मान 0 नहीं होता है तो ऐसे बलों को वो संतुलित बल कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया बल क्या है, बल का प्रभाव क्या है, बल लगाकर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन कर सकते हैं। जनरली बल जो है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का, संतुलित बल और संतुलित बल। अब इसके आगे जानेंगे कि बलों के विभिन्न प्रकार के बारे में जानेंगे। तो समझेंगे, अगला है विभिन्न प्रकार के बल, एनी टाइप ऑफ फोर्स, इसके बारे में जानेंगे। कहते हैं कि वस्तुओं पर आरोपित होने वाले बल मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला है स्पर्श बल और दूसरा होता है एक दूरी पर क्रिया बल। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सर स्पर्श बल क्या है। स्पर्श बल में कहेंगे कि सर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के, ध्यान से सुनेंगे, जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक साथ एक दूसरे पर बल लगाती है। अर्थात ऐसे बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं, ऐसे बलों को स्पर्श बल कहा जाता है। दैट मीन्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहा जाता है। इसमें कोई भी बल, अगर एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु पर बल लगाएगा तो उसे टच करेगा, बिना टच किए उस वस्तु पर किसी भी प्रकार का बल नहीं लगा सकता है। तो वैसा बल जो एक वस्तु दूसरे वस्तु को किसी न किसी भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं, ऐसे बलों को स्पर्श बल कहते हैं। अगर इसका उदाहरण लेंगे तो स्पर्श बल 3 प्रकार के होते हैं। स्पर्श बल के 3 उदाहरण हैं, जैसे पहला, दूसरा और तीसरे के बारे में जानेंगे। पहला है अभिलंब बल, अभिलंब बल। दूसरा है तनाव बल, तनाव बल। और तीसरा है घर्षण बल।
तो हमने देखा कि भौतिक स्पर्श से आरोपित होने वाले मुख्यतः दो प्रकार के बल होते हैं, एक स्पर्श बल होते हैं और दूसरा होता है दूरी पर क्रिया बल। तो सबसे पहले मैं स्पर्श बल के बारे में जाने कि सर जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के संपर्क में हो तो दोनों एक दूसरों पर बल लगाते हैं, अर्थात ऐसे बल जो वस्तुओं के भौतिक स्पर्श से आरोपित होते हैं, ऐसे बलों को स्पर्श बल कहा जाता है। स्पर्श बल के तीन मुख्य बल हैं, एक अभिलंब बल, दूसरा है तनाव बल और तीसरा है घर्षण बल। परपेंडिकुलर फोर्स, टेंशन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। तो बारी बारी से जानेंगे कि सर अभिलंब बल क्या होता है। तो कहता है कि जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतह पर, जब देखें पढ़ रहे हैं पहला अभिलंब बल, जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हैं, परपेंडिकुलर लगते हैं, तो उन्हें अभिलंब कहा जाता है। तो उस पर जो बल लगता है वैसे बल को अभिलंब बल कहा जाता है। कहने का मतलब हुआ कि सर जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के, कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये है, वस्तुओं के संपर्क की सतहों पर लंबवत लगते हैं, यहाँ जो भी फोर्स लग रहा है ये सीध में लंबवत लगते हैं, उन्हें अभिलंब कहा जाता है। जैसे हमारे हथेली पर रखी बोतल द्वारा लगाया गया बल, जैसे किसी भी टेबल पर रखी पुस्तक द्वारा टेबल पर लगाया गया बल, तो ये सभी जो है अभिलंब बल का उदाहरण है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। कहने का अर्थ हुआ जब स्पर्श बल वस्तुओं के संपर्क की सतहों के लंबवत लगते हैं तो ऐसे बलों को अभिलंब बल कहा जाता है। जैसे उदाहरण स्वरूप मैंने देखा कि मेरे हथेली पर इस वाटर बोतल के द्वारा लगाया गया अभिलंब बल, किसी टेबल पर पुस्तक द्वारा लगाया गया टेबल पर बल, ये सभी जो हैं स्पर्श बल का उदाहरण, स्पर्श बल के अभिलंब बल का उदाहरण है। तो अगला जानते हैं। तो आपको यहाँ तक आशा करते हैं अभिलंब बल समझ में आ गया होगा। दूसरा है तनाव बल। तनाव बल में देखेंगे, मान लीजिए कोई भी एक डोरी ले लेंगे, धागा ले लेंगे, उस धागे से किसी रस्सी को बांध देंगे। जब उस धागे से किसी भी रस्सी को बांधते हैं तो उस डोरी द्वारा लगाया गया बल के परिणाम को तनाव बल कहते हैं। आप अगर किसी धागा में पत्थर को बांधकर लटका देंगे तो उसकी डोरी में जो भी बल लगता है वैसे बल को टेंशन फोर्स कहा जाता है, तनाव बल कहा जाता है। तो हम कहेंगे कि किसी डोरी से बांधी वस्तु पर डोरी द्वारा लगाए गए बल को तनाव बल कहा जाता है। जैसे एक पत्थर की डोरी से बांधकर लटका दिया जाए, जैसे एक पत्थर को डोरी से बांधकर लटका दिया जाए तो डोरी पत्थर को ऊपर की ओर खींचती है। तो डोरी जो है पत्थर को ऊपर की ओर खींचती है और उस डोरी में, धागे में जो भी बल उत्पन्न होता है वैसे बल को टेंशन फोर्स कहा जाता है, तनाव बल कहा जाता है। तो काफी अच्छे से समझ गए होंगे। अब अंत में है तीसरा घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स के बारे में जानेंगे। फ्रिक्शन फोर्स में कहता है कि सर जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर, जब वस्तु, मान लीजिए एक वस्तु यह है, दूसरी वस्तु हमारा हथेली है, जब एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है या सरकती है, लुढ़कती है या सरकती है, तो
तब संपर्क में आने वाली सतहों के बीच एक बल उत्पन्न होता है और जो हमेशा गति का विरोध करता है, तो ऐसे बलों को ही घर्षण बल कहा जाता है। तो घर्षण बल आप सबों को समझ में आ गया होगा कि जब वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर सरकती है या लुढ़कती है तो उसके विपरीत दिशा में एक बल लगता है और वैसे बल को घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। घर्षण बल हमेशा आपके सरफेस पर डिपेंड करता है, सतह पर डिपेंड करता है। अगर आपका सतह चिकना होगा तो वहाँ घर्षण बल कम लगता है। घर्षण बल के कम लगने से किसी वस्तु की गति काफी तेज हो जाती है। अगर आपका सतह रूखड़ी तथा खुरदरी होगी तो वहाँ घर्षण बल का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है और घर्षण बल का मान बढ़ने से किसी वस्तु की गति भी धीमी हो जाती है। और घर्षण बल के कारण ही हमारा जूता, चप्पल, मशीन के नए नए पार्ट पुर्जे जो घिसते हैं वे घर्षण बल के कारण ही खींचते हैं। घर्षण बल का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और इसके बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ जो है लॉसेस भी हैं। तो आपको मैंने बताया भी है कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं उनका वो 100% प्यूरिफाई नहीं हो सकते हैं। उसका कुछ गुण है, उस वस्तु का कुछ गुण है तो कुछ अवगुण भी है। अगर किसी वस्तु का गुण हम क्यों कहते हैं कि यह वस्तु अच्छा है और यह वस्तु खराब है। अगर कोई भी वस्तु हमारे लिए ज़्यादा फायदेमंद होता है तो वह उस वस्तु को हम कहते हैं यह वस्तु हमारे लिए बेनिफिशियल है। अगर कोई वस्तु हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानि पहुंचा रहा है और बहुत नाम मात्र का फायदा है तो हम कहते हैं यह वस्तु हमारे लिए सही नहीं है। इस तरह से हम किसी एक अच्छे वस्तु और बुरे वस्तु का पता लगाते हैं। तो आपने समझा कि स्पर्श बल के 3 बल हैं, अभिलंब बल, तनाव बल, घर्षण बल। बारी बारी से इन तीनों बलों के बारे में जाना। इन सभी का क्वेश्चन आंसर जो है आपके YouTube वीडियो जो देखते हैं उस YouTube वीडियो के नीचे देखेंगे एक डिस्क्रिप्शन लिस्ट खुलता है। उस वीडियो के नीचे इस तरह से ट्रायंगल के आकार का साइन बना होता है, इस तरह का साइन बना होगा और इसको जब क्लिक करेंगे तो एक फोल्डर खुलेगा। वहाँ पे आपको ग्रीन कलर का मैं लिंक दे दूंगा। जब उस लिंक को टच करेंगे तो आपको जो भी मैंने पढ़ाया इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको समझाया और उसका क्वेश्चन आंसर इस लिंक में मैं दे दूंगा। इस लिंक को टच करने पर आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। आप पिछले क्लास का जो शायद 14th क्लास हुआ था फिजिक्स का लेसन 2 का, तो मैंने बाद में उसमें लेसन 2 का PDF बनाकर डिस्क्रिप्शन लिस्ट में उसका लिंक मैंने दे दिया है। अगर जिन भी बच्चा कोई भी स्टूडेंट अगर क्लियर नहीं कर पाए हैं तो एक्सरसाइज 2 का वहाँ से 14th क्लास जो 14वां क्लास जो मेरा हुआ था एक्सरसाइज 2 का, वहाँ डिस्क्रिप्शन लिस्ट में जाके लिंक से लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर, चैप्टर का नाम मोशन था, उसका क्वेश्चन आंसर का PDF वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। इस वीडियो का भी मैं क्वेश्चन आंसर आपके डिस्क्रिप्शन लिस्ट में दे दूंगा और वहाँ से आप काफ़ी अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा और फिर आप कर सकते हैं। अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का परेशानी होता है, अगर नहीं खुलता है तो हमें कॉल करके या व्हाट्सएप पे पूछ लेंगे, मैं उन्हें व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक मैंने बताया था कि वस्तुओं पर आरोपित होने वाले 2 प्रकार के बल होते हैं, एक स्पर्श बल और एक होता है दूरी पर क्रिया। ये सभी जितने भी फोर्स मैंने पढ़ा, अभिलंब बल था, तनाव बल था, घर्षण बल था, ये सारे के सारे कांटेक्ट फोर्स थे, है ना। इन सभी में
बिना वस्तु को स्पर्श किए, बिना वस्तु को टच किए हम फोर्स नहीं लगा सकते हैं। इसलिए इन सभी बलों को स्पर्श बल के अंतर्गत रखा गया, कांटेक्ट फोर्स में रखा गया। अब दूसरा फोर्स है दूरी पर क्रियाबल। दूसरा है दूरी पर क्रियाबल। दूरी पर क्रियाबल दूसरा है, नाम से ही स्पष्ट है, दूरी पर क्रियाबल, अनटचेबल फोर्स। इसमें वस्तुओं पर बल लगाने के लिए हमें किसी वस्तु को टच करने अर्थात छूने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी वस्तु पर हम दूर से ही बल लगाकर अपनी तरफ खींच सकते हैं, तो ऐसे बलों को दूरी पर क्रियाबल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ ऐसे भी बल होते हैं जो वस्तुओं पर बिना भौतिक स्पर्श, अगर इसका परिभाषा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे कि कुछ इस पृथ्वी पर कुछ ऐसे भी बल होते हैं जो वस्तुओं के बिना भौतिक स्पर्श की आरोपित होते हैं, वैसे बलों को दूरी पर क्रियाबल कहते हैं। तो जानेंगे कि दूरी पर क्रियाबल कौन कौन से हैं। दूरी पर क्रियाबल बहुत सारा है, जैसे आप ले सकते हैं चुंबकीय बल, बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं। चुंबकीय बल है, गुरुत्व बल है, स्थिर विद्युतीय बल है, स्थिर विद्युतीय बल। चलिए इसके बारे में जानते होंगे, आपने सुना भी होगा। चुंबकीय बल, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स में देखते होंगे, अगर मान लीजिए छोटा छोटा कोई लौह चूर्ण है और किसी दूर पर अगर मैग्नेट, ये लौह चूर्ण है, लोहा का चूर्ण है और यह मान लीजिए मैग्नेट है। अगर लौह चूर्ण के थोड़ी दूरी पर किसी मैग्नेट को रखते हैं तो यह लौह चूर्ण जो है क्या हो जाता है, सट जाता है। तो बिना टच किए इस वस्तु को आरोपित कर लिया, तो ऐसे बलों को चुंबकीय बल कहते हैं और यह जो है दूरी पर क्रियाबल का एक हिस्सा है। तो आप चुंबकीय बल समझ गए होंगे। गुरुत्व बल भी आप जानते होंगे कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु को अगर किसी हम ऊपर से नीचे की तरफ ऊपर से छोड़ देते तो वह वस्तु नीचे की तरफ गिर जाती है। इसका रीजन है कि ब्रह्मांड के किसी भी वस्तुओं को पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, खींचती है, और अपनी केंद्र की ओर जिस बलों से अपनी तरफ खींचती है वैसे बल को गुरुत्व बल कहते हैं, और वह बिना टच किए किसी वस्तु को अपनी तरफ खींचता है। तो यह इसलिए इसे दूरी पर क्रियाबल का एक एग्जाम्पल है गुरुत्व बल। तो हम गुरुत्व बल में कहेंगे कि पृथ्वी वस्तुओं को जिस बल से, इसमें कहें गुरुत्व बल में पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, ऐसे बलों को गुरुत्व बल कहा जाता है। चलिए अब लास्ट है स्थिर विद्युतीय बल। स्थिर विद्युतीय बल क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो आपने देखा होगा बचपन में एक प्लास्टिक का कंघी लेते हैं और अपने प्लास्टिक के कंघी को सूखे बालों में रगड़ते हैं और कागज के छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं, और प्लास्टिक के कंघी को अपने बाल में घसकर जब कागज के छोटे छोटे टुकड़े को ऐसे दूर में ही रखते हैं तो वो कागज का छोटा छोटा टुकड़ा प्लास्टिक के कंघी से सट जाता है। तो ऐसे फोर्स को स्थिर विद्युतीय बल कहा जाता है। ऐसे फोर्स को स्थिर विद्युतीय बल कहा जाता है। आप प्लास्टिक की कंघी न लेकर आप स्केल से भी कर सकते हैं, स्केल से भी होता है। तो ऐसे बलों को स्थिर विद्युतीय बल कहा जाता है। तो
आपने देखा कि विभिन्न प्रकार के बल के बारे में पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है जड़त्व, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? टॉपिक है जड़त्व, इसका इंग्लिश नाम होता है इनर्शिया। तो हम पढ़ेंगे जड़त्व, इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? जड़त्व क्या है? तो सबसे पहले इसे पढ़ने के पहले जानेंगे, एक ग्रीस का एक वैज्ञानिक थे जो कि ग्रीस को यूनान भी कहते हैं। वहाँ का महान दार्शनिक एक अरस्तु साहब थे। आप अरस्तु के बारे में अच्छे से जानते होंगे। अरस्तु का जन्म क्या बोले, एक ग्रीस के थे जिसको यूनान भी कहते हैं, थे जिनका नाम था अरस्तु। इनका जन्म जो है (384 BC) तथा मृत्यु 322 BC। तो ग्रीस, जो कि ग्रीस के रहने वाले थे अरस्तु, जिनका जन्म 384 BC बैकवर्ड क्राइस्ट ईसा पूर्व और मृत्यु 322 ईस्वी में अरस्तु का हुआ था। आपसे पूछा जाएगा कि अरस्तु किस देश के रहने वाले थे? ग्रीस के रहने वाले थे, यूनान के रहने वाले थे, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व हुआ था और उनकी मृत्यु 322 ईसा पूर्व हुआ था। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, विचार दिया और कहा कि दुनिया की किसी भी वस्तु को विराम में रहने की स्वाभाविक, जितनी भी वस्तु है इस ब्रह्मांड में, होल ब्रह्मांड में जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, सारी वस्तुओं को विराम में रहने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। और यह स्वाभाविक प्रवृत्ति तब तक बनी रहती है जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहरी अचर बल कार्य नहीं करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट थे अरस्तु साहब ने दिए थे, काफ़ी लगभग 2000 वर्ष तक इसकी यह मान्यता चली। इनके बाद एक महान वैज्ञानिक आए जिनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इसके बाद आए कौन वैज्ञानिक? एक महान वैज्ञानिक आए गैलीलियो गैलीली, इनका जन्म जो है 1564 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो है 1642 ईस्वी में हुआ था। और यह जो रहने वाले थे इटली के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? इटली। तो इटली के महान वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1642 ईस्वी में हुआ था। इस गैलीलियो गैलीली ने अरस्तु के विचारधारा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। इन्होंने उसे गलत ठहरा दिया। इनके अनुसार इन्होंने कहा कि गैलीलियो गैलीली ने अपने प्रयोग में देखा कि ढालू तल जो आपका ढलान होता है, उन तलों पर
नीचे की ओर, अगर इस ढालू तल पर अगर नीचे की ओर कोई वस्तु आती है तो इसमें हमेशा जो है त्वरण मौजूद होता है। लेकिन जब कोई वस्तु नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाती है तो इसमें त्वरण मौजूद नहीं होता है। डैट मीन्स त्वरण तो होता है, आपको बताए थे कि त्वरण दो प्रकार का होता है, एक पॉजिटिव एक्सीलरेशन और दूसरा नेगेटिव एक्सीलरेशन, धनात्मक त्वरण तथा ऋणात्मक त्वरण। और ऋणात्मक त्वरण तो ऊपर से अगर कोई वस्तु आएगा तो काफ़ी तेज, अब मैंने बताया था कि जिस वस्तु का त्वरण जितना ज़्यादा होगा उस वस्तु का गति भी उतना ही ज़्यादा होगा। तो इस वस्तु का गति ज़्यादा होगा, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सीलरेशन था। और यह वस्तु अगर ऊपर की ओर काफ़ी धीरे धीरे जाएगा तो दैट मीन्स यहाँ पे त्वरण जो है ऋणात्मक है, और ऋणात्मक त्वरण को ही अवत्वरण या मंदन कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है त्वरण नहीं लगता है। तो इस अनुभव से उन्होंने तर्क दिया कि जब तक तल जो हो ढालू न हो अर्थात समतल हो तो न तो त्वरण होना चाहिए और न ही मंदन होना चाहिए। अतः उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि क्षैतिज समतल के अनुरेख गति अचर होनी चाहिए। तो इनके अनुसार इन्होंने जड़त्व का आविष्कार किया और गैलीलियो की खोज को ही, इनके खोज को ही, गैलीलियो गैलीली के खोज को ही, इनके खोज को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। इनके खोज को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जड़त्व का आविष्कार किसने किया था, जड़त्व का खोज किसने किया था, तो आप बेहिचक कहेंगे कि गैलीलियो गैलीली ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। दैट मीन्स जड़त्व का नियम गैलीलियो गैलीली ने दिया था। तो जानेंगे कि जड़त्व आखिर होता क्या है। जड़त्व जो है इसकी डिफिनेशन लिख देते हैं कि जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। जड़त्व कहलाता है। एक मिनट में थोड़ा पानी पी लूं।
चलिए, मैंने कहा जड़त्व जो है किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का प्रॉपरली एक गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज इनर्शिया, जड़त्व क्या है, तो आप कहेंगे जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा एक सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था का विरोध करता है, जड़त्व कहलाता है। जड़त्व गैलीलियो गैलीली के नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। आज का क्लास यहीं तक रहने देंगे। इसका क्वेश्चन आंसर मैंने जहाँ तक आप सभी को पढ़ाया उसका क्वेश्चन आंसर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप इसका क्वेश्चन आंसर पीडीएफ कर लेंगे और उस पीडीएफ में जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको अपने रफ कॉपी में लिखकर या रफ कॉपी में लिखकर होमवर्क बनाना है और याद करना है। और उस होमवर्क को कल 7 बजे के पहले, सुबह 7 बजे के पहले मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप सभी को पता है, मैं एक बार पुनः लिख देता हूँ, उस पर अपना होमवर्क सभी को अच्छे हैंडराइटिंग में भेजना है। मेरा नंबर है 7870260505। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जो बच्चे होमवर्क नहीं बना के भेज रहे हैं उन बच्चों से अनुरोध है कि वे होमवर्क बनावे। इससे आपको फ़ायदा है। हम लोग इतना जो मेहनत कर रहे हैं, आपका पढ़ाई नहीं छूटे, आपका लय जो हो पढ़ाई का कंटिन्यू रहे और आप घर बैठे भी अच्छे से पढ़ पाएँ। तो आप जो बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं वे कृपया कर होमवर्क भेजें और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर पर सुरक्षित रहें और मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।